हेलो गाइस, वेलकम इन टू आवर क्लासेस। मैं ज्ञान सिंह फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ गया। आज हम एक नई मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सीबीएसई के पुराने सालों के पूछे गए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। एक हमने और इसमें चेंजेस किया है। ये जो हमारे वीडियोस होंगे, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लिया है, वो हम लेटेस्ट जो एग्जाम पूछने का पैटर्न है, तरीका है, उसी अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। पहले क्या होता था सीबीएसई में, जितने भी टॉपिक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सभी चैप्टर टॉपिक से क्वेश्चन मर्ज होके आते थे। रैंडमली कोई भी क्वेश्चन किसी टॉपिक से हो सकता था। बट इस साल हम जो सीबीएसई ने चेंजेस किया है वो सेक्शन वाइज कर दिया है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीन सेक्शन में पूरा हमारा पेपर डिवाइड होगा। सेक्शन ए हमारा बायोलॉजी होगा, सेक्शन बी हमारा केमिस्ट्री होगा और सेक्शन सी हमारा फिजिक्स होगा। तो हमने भी इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सीबीएसई के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को सेट किया है और आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए आए हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर की आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका सोल्यूशन भी आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ फॉर्मेट में देख सकते हैं। यहाँ पर अभी हम इसका डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल करेंगे। एंड वन थिंग, जो हमारा इस वीडियो में जो सीरीज पे होगा सीबीएसई के वन में, अभी हमारे सबसे पहले हम डिस्कस करें 2025 के क्वेश्चन, इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा 2024 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम आप लोगों के साथ जब तक आपका पूरा एग्जाम नहीं होता तब तक आप लोगों के साथ हम बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पेपर। आज हम 2025 का जो लेकर आए हैं, इस पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो सेक्शन ए हमने लिया है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी से क्वेश्चन हम किस तरीके से एग्जाम में सीबीएसई पूछता है और कैसे उन क्वेश्चनों को आंसर लिखना है, क्या तरीका होगा आपका, क्या आपकी रणनीति होगी, वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है ये एमसीक्यू है और यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो secretion of less saliva in mouth will affect the conversion of, यानी मुंह में लार का कम मात्रा में स्रावित होना किस परिवर्तन को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आप चार ऑप्शन देख सकते हैं। पहला है प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड, प्रोटीन अमीनो एसिड, फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, स्टार्च इंटू सिंपल शुगर एंड शुगर इंटू अल्कोहल। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारी सलाइवा है, सलाइवा वो इसको कन्वर्जन इफेक्ट करेगी। तो हमारा मेन होता है कि हमें समझना कि सलाइवा का फंक्शन क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखिए जो सलाइवा होता है, सलाइवा में हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड जस्ट माउथ के टंग के नीचे प्रेजेंट होती है, नेक के पास। एंड सलाइवरी ग्लैंड कौन से एंजाइम को प्रोड्यूस करती है? तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम को प्रोड्यूस करती है। अब ये टाइलिन एंजाइम का काम क्या होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो टाइलिन एंजाइम का जो काम है, ये स्टार्ट करता है डाइजेशन। आप स्टार्ट कहाँ पे? माउथ में। ये याद रखिएगा, हम जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले में माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है और माउथ में कौन डाइजेस्ट करता है? सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, जो हमारी लार ग्रंथि होती है, हिंदी में इसको लार ग्रंथि कहा जाता है। तो लार ग्रंथियों से इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो आप इसको ध्यान देते, नीचे आपका हिंदी वर्जन रहेगा, ऊपर इंग्लिश वर्जन का। तो यहाँ पर जो सलाइवरी ग्लैंड है वो डाइजेशन करेगा, इसके पास होता है सलाइवरी एमाइलेज और ये स्टार्ट करता है इसका डाइजेशन स्टार्ट का। तो ये पहला स्टेप है जहाँ से हमारा केमिकल डाइजेशन शुरू होता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। और जो सलाइवा है वो कन्वर्ट करती है किसको? कि आपको जानते हैं जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है यानी सलाइवरी ग्लैंड स्टार्च को डाइजेस्ट करेगी। तो अगर सलाइवा ही नहीं रहेगा तो स्टार्च का डाइजेशन नहीं होगा। और कहाँ पे? जो माउथ पे सिंपल जो सिंपल शुगर नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि स्टार्च इंटू सिंपल शुगर। अब अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड है। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है? तो प्रोटीन जो अमीनो एसिड होते हैं और प्रोटीन का कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड में कन्वर्जन होगा और इसको कौन कन्वर्ट करता है? स्टमक में डाइजेशन होगा, यानी प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होगा या स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में इसका होता है, अमाशय में या छोटी आंत में इसका डाइजेशन होता है। वहीं पे अगर फैट की बात करें तो फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में एंड इसका भी डाइजेशन का होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। और लाइपेज किसके द्वारा होगा? बाइल जूस और लाइपेज की हेल्प से होता है। तो ये ध्यान देना है कहाँ पर होगा?
स्टमक में किसका, फैट का। अब एक चीज और, जो लास्ट ऑप्शन आप देखिए, यहाँ पे लगा शुगर इनटू अल्कोहल। अब आपको ये भी पता होगा कि जो शुगर इनटू अल्कोहल में कन्वर्जन होता है, ये हमारे स्टमक या हमारे डाइजेशन का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शुगर इनटू अल्कोहल में कन्वर्जन होता है, तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू अल्कोहल बनाया जाता है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, एंड आप ये जो भी एक्सप्लेनेशन है, इसकी स्क्रीनशॉट इसकी भी अपने पास रख सकते हैं, जो आपके अदर क्वेश्चन को टैकल करने में हेल्प करेगा। और आप इंग्लिश, ये तो ऊपर इंग्लिश का फर्नीचर, साथ में हमने इसके नीचे हिंदी वर्जन दी है, तो वो भी आप लोग उसकी स्क्रीनशॉट लेके वो भी आंसर देखते जाइए। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट हार्मोन व्हिच कंसंट्रेशन stimulate the cell to grow longer on the side of the shoot which is away from light। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है ये तो प्लांट में कौन सा हार्मोन है, पादप हार्मोन, जो जिसकी सांद्रता प्रकाश से दूर वाले भाग की कोशिकाओं की लंबाई वृद्धि करती है। अब ध्यान देकर समझिए, प्रकाश से दूर यानी जिधर प्रकाश होता है उसके जस्ट अपोजिट की बात हो रही है। तो प्रकाश वाले पोर्शन में, यानी ऐसा ग्रोथ जो प्रकाश पे डिपेंड हो, प्रकाश के आधारित पे जिसकी ग्रोथ होती है, उसको बोला जाता है फिनोमेना। उस फिनोमेना को बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। यानी हिंदी में अगर देखेंगे, प्रकाश का अनुवर्तन, यानी प्रकाश के आधार पे इसकी प्लांट की ग्रोथ होगी, तो उसे बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। अब यहाँ पे कौन कौन से आप हम देखो, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एड्रेलिन एंड ऑक्सिन। अब ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन देखो एड्रेलिन, सी ऑप्शन एड्रेलिन, ये पादप हार्मोन नहीं है, यानी प्लांट्स का हार्मोन नहीं है। एंड अदर जो आपके पास तीन ऑप्शन है, साइटोकाइनिन एंड जिबरेलिन एंड ऑक्सिन। अब इन तीन ऑप्शन की बात करते हैं, तो एक तो पहले हट गया। अब बात करते हैं पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका देखो, जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन को बोला जाता है फोटोट्रॉपिज्म हार्मोन। क्यों? क्योंकि यही कंट्रोल करता है इलॉन्गेशन को, लाइट के बेसिस से इलॉन्गेशन। अगर आपको प्लांट में जो पार्ट है, वन इज रूट नदर इज शूट, यानी एक तना होगी, एक जड़ का हिस्सा होगा। तो तना आपका जो ग्रो करता है वो प्रकाश की दिशा में होता है, जबकि जो जड़ होती है वो प्रकाश के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करती है। तो यहाँ पर भी जो ट्रोपिज्म है, जो ऑक्सिन है, वो कंट्रोल करेगा इसको, फोटोट्रोपिज्म। इसका आंसर क्या हुआ? ऑक्सिन। अब जो जो आपके पास जो और ऑप्शन बचे, उन हार्मोन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो हार्मोन इस तरीके से आगे होंगे। तो देखो, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो हार्मोन है, तो यहाँ देखो साइटोकाइनिन जो हार्मोन है, ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। ये चीज ध्यान रखिए, साइटोकाइनिन, इसको साइटो जो कैनिन है, ये आपको कोशिकाओं के विभाजन को बढ़ाता है। दूसरा, जिबरेलिन जो है, ये मेनली इंक्रीज करता है स्टेम लेंथ की, एंड जो सीड जर्मिनेशन में भी ग्रो करता है, यानी जो बीज होते हैं जिबरेलिन जो लंबाई में, और उनके प्रकाश पर, प्रकाश सीमाओं पे टूट नहीं। तो ये आपको देखो, प्रकाश के लिए जिम्मेदारी है, प्रकाश के लिए ऑक्सीजन है। तीसरा एड्रेनलिन है, ये एनिमल हार्मोन को हमने अल्टीमेट बता दिया था। तो ये जब एड्रेनलिन उत्पादक होगा नहीं, तो उस हार्मोन की कोई जरूरत ही नहीं, या उसका ऑप्शन पहले की तरफ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करें, तीसरा जो क्वेश्चन है, द करेक्ट या ट्रू स्टेटमेंट हमें बताना है। अब इसमें से क्या है, उभयलिंगी पुष्प के विषय में सही कथन क्या है। तो उभयलिंगी पुष्प की बात की जाए, यानी यहाँ पर बात की है बाइसेक्सुअल फ्लावर की। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसके बारे में पूछ लेगा। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, फ्लावर दैट कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसमें दोनों चीज होती है, कौन कौन से, मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट। तो मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट है, दोनों पार्ट। जबकि स्टेमेन मेल पार्ट होता है, पेस्टिल आपका यानी कार्पेल जिसे कहा जाता है, वो फीमेल पार्ट होता है। तो देखो, अब इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका जो अब ऊपर आई थिंक थोड़ा सा विजुअल में हो, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं, ये जो स्टिग्मा, ये तीन पार्ट है, पेस्टिल एंड स्टेमेन। तो यहाँ पे देखो, एंथर एंड फिलामेंट, ये आपका मेल गैमेट हो गए, जबकि ये जो पोर्शन है, ये आपका फीमेल पोर्शन हुआ, यानी फीमेल गैमेट हुआ। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, पेस्टिल के तीन पार्ट। तो पेस्टिल है
stamen. And next point, bisexual flowers can produce fruit. वैसे जितने भी बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें हमें खुद ही मिलता है, और तो ये खुद के भी हो सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू, फर्टिलाइज और क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू फर्टिलाइज हो सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? तो देखो, सेल्फ पॉलिनेशन जब हमारा स्टेमेन और पिस्टिल दोनों एक ही फ्लावर का हो तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, और जब वो अलग अलग फ्लावर्स हैं तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन में मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो इंसेक्ट होते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े, वही एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक सीड्स को या पॉलिन ग्रेन को लेके जाते हैं। ओके, अब देखो यूनिसेक्सुअल के बारे में थोड़ा देख लीजिए। यूनिसेक्सुअल क्या होता है? यूनिसेक्सुअल का ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। एक लिंगी जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखो इसे एक लिंगी पुष्प, इसमें जैसे एग्जांपल पपीता है, नारियल है, फूल है, खीरा है, तरबूजा, एंड ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं आपके एग्जांपल। बाइसेक्सुअल जिनके बाद जो एग्जांपल है, मस्टर्ड हो गया, रोज हो गया, लिली, टोमेटो, ब्रिंजल, मैंगो एंड सनफ्लावर, ये आपके कौन से हो गए? बाइसेक्सुअल के। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन की ओर। तो जो यहाँ पे जो ऑप्शन है, दे पोसेस बोथ स्टेमेन एंड, तो पहला ऑप्शन क्या है? दे पोसेस बोथ स्टेमेन एंड पेस्टिल, यानी पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, और वह बिल्कुल सही हुआ। दूसरा क्या है? दे पोसेस आइदर स्टेमेन और पेस्टिल, तो ये आपने जैसे भी मैंने पढ़ा, ये हमारा पुंकेसर हो या स्त्री केसर तो एक चीज है, यानी ये द्विलिंगी होके एक लिंगी होगा। तीसरा है दे एग्जिट आइदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, तो जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं वो दोनों का द्विलिंगी, यानी आपका सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन बोथ टाइप का रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। और तीसरा तो आपके देखो पहला सही हुआ, दूसरा गलत और तीसरा सही। इसके बाद बात करें, दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट। अब वैसे अभी जैसे मैं पढ़ा कि जो प्लांट्स है बाइसेक्सुअल वो फ्रूट का भी रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी फ्रूट फाइनली उनसे फल मिलता है, फल की प्राप्ति होती है, फल उत्पन्न होता है। इस वजह से इसका कौन सा ऑप्शन? चौथा भी ये क्या हो गया? चौथा भी गलत। तो हमारे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? यानी ये ओनली फर्स्ट नहीं, ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ओके, चलिए आई होप आप लोगों ने इस जो एक्सप्लेनेशन है उसकी स्क्रीनशॉट ले लिया, और जो आपके लिए अदर क्वेश्चन है ये एमसीक्यू के एग्जाम में आपको जो एक्सप्लेनेशन वो लिखने की जरूरत नहीं। ये एक्सप्लेनेशन मेनली आपके लिए कि जो आपके अगर इस टाइप से और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा कि आप किस तरीके से सोचें, थिंकिंग आपकी एबिलिटी आपकी जनरेट करेगी। चलिए आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ पी प्लांट विथ राउंड एंड ग्रीन, अब ध्यान सुनिए, ये आपका हेरिडिटी चैप्टर था क्या? इफ पी प्लांट विथ राउंड एंड ग्रीन सीड एंड क्रॉस विथ pea plant having wrinkled and yellow seeds, the seeds develop the plants of F1 generation will be, किसका पूछा? F1 प्रोगेनिटर यानी फर्स्ट जनरेशन की पूछा है। अब इधर बात की जाए तो बीजों वाले मटर के पौधों का झुर्रीदार और पीले बीजों वाले मटर के पौधों के साथ अंकुरण कराया जाता है, यानी पॉलिनेशन कराया जाता है। तो F1 में संकर के पौधों के बीज क्या होंगे? यानी F1 जनरेशन की पूछा है। तो F1 जनरेशन में हमें मालूम है कि जितनी भी चीज होती हैं, आप डायरेक्टली अगर पढ़े होंगे चैप्टर तो आपको डायरेक्ट याद होगा कि F1 जनरेशन में 100% जो भी होंगे डोमिनेंट, उन्हीं की एक ही प्रकार से संतति मिलेगी, यानी जो चाइल्ड तो वो एक टाइप की वेरिएशन का होंगे, उसमें कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं। जब हम नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं और उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो वहां पर आपको उसकी डोमिनेंट और रेसिस्टेंट बोथ टाइप की जो कैपेबिलिटी वो हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, इसका देखिए क्रॉस एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, और इसका जो आंसर होगा वो आपका 100% राउंड एंड येलो होगा। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात की जाए तो हमने जो प्रॉपर्टी दी है, यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी गिवन इन्फॉर्मेशन राउंड सीड है, और वहाँ पे जो लिखा हुआ उससे मालूम चला कि जो राउंड सीड है वो आपकी डोमिनेंट है। डोमिनेंट यानी कि प्रभावी। अब देखो दो टाइप के प्रभावी होगा, अप्रभावी, रेसेसिव और डोमिनेंट। डोमिनेंट प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है जो आपकी
दोनों रेसेसिव और डोमिनेंट में जो ज्यादा प्रभावी है, यानी जो प्रॉपर्टी आपकी ज्यादा विजुअल होती है वो आपकी डोमिनेंट होती है, जो प्रेजेंस तो होती है बट विजुअल नहीं होती, फिजिकल करेक्टर उसका शो नहीं होता, उसे रेसेसिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे राउंड शीट भी रहेगा सिंपल, दोनों की प्रॉपर्टी रहेगी कैपिटल आर स्मॉल आर, बट हमें विजुअल राउंड होगा, यानी जो विजुअल प्रेजेंट तो दोनों, जो विजुअल होगा वही डोमिनेंट होगी। रिंकल में ये क्या आपका रिसेसिव ना होकर अप्रभावी हो गई, जो कि आपकी भूमिका यानी क्या रिसेसिव हो गई या प्रभावी है। तीसरा, येलो आपकी जो कलर है वो डोमिनेंट है, ग्रीन की वो आपका रेसेसिव है। तो पहली जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग होगी उस पे कौन सा होगा आपका डोमिनेंट वाला ही विजुअल हो, प्रेजेंट रेसेसिव वाली जो होगी बट वो विजुअल नहीं होगी। इसके बाद जैसे गैमेट फॉर्मेशन का पेरेंट जीनोटाइप की बात करें तो पेरेंट जीनोटाइप राउंड एंड आपका ग्रीन का हो जाएगा, राउंड ग्रीन। एंड पेरेंट टू की बात की जाए तो यहाँ पर आपका रिंकल्ड येलो, यानी कि झुर्रियादार और पीले चिप्स में। जब इनके जीनोटाइप की बात करें देखो आर आर ये जीनोटाइप हो गए, प्रोड्यूस गैमेट करेंगे। अगर जब इनको रिप्रोड्यूस जब गैमेट प्रोड्यूस होता है उस पे इनके जीन क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये दोनों जीन फिर से मिलकर आपके दो पेयर बना लेंगे। अगर हाफ नहीं हुए तो ये जस्ट जो आपके क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। तो इनमें फर्स्ट क्या होगा, जो जीन्स होगा क्रोमोसोम हाफ होंगे, देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन फिर से डबल जीन में कन्वर्ट होते हैं। इसके बाद आगे चले तो यहाँ पे देखो फिर जो फर्स्ट जनरेशन में आपका जो इनका जीनोटाइप मिलेगा वो आर आर कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो जिसकी वजह से फर्स्ट जनरेशन में सभी एक टाइप के मिल रहे हैं। और इसमें से देखो जो कैपिटल लेटर होता है, जो आपकी कैपिटल लेटर पे है ये डोमिनेंट प्रॉपर्टी को लिखा जाता है, और जो स्मॉल पे होती है उसे रिसेसिव बोला जाता है। ओके, तो आपका इसका आंसर क्या हुआ कि फर्स्ट जनरेशन में 100% सीड्स क्या होंगे, राउंड और येलो होंगे, यानी पीले और गोल और पीले। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ये देखिए क्या है, ग्लूकोज की बात की जाए, यहाँ पर बात की जाए द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हैज टेकन द फॉलोइंग पाथवे। अब ग्लूकोज का किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है वो बात की जा रही है। तो ग्लूकोज देखो पायरुवेट, पहले ग्लूकोज लिया, ये पायरुवेट पे गया, पायरुवेट एनर्जी, एनर्जी से लैक्टिक एसिड, देन एनर्जी फाइनल है। अब यहाँ पे बीच में ए और बी आपको मेंशन करके आइडेंटिफाई करने से इनमें से ए क्या होगा और बी क्या होगा। तो पहले देखो साइट ए कहाँ पर हो रही है और साइट बी कहाँ पर। तो आपको सिंपल सा मालूम है जब हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सबसे पहले हमारा होता है साइटोप्लाज्म, जिसे हम साइट ए कहते हैं। तो पहला ब्रेकडाउन कहाँ पे होगा, जो ए है वो साइटोप्लाज्म, ग्लूकोज टूटेगा साइटोप्लाज्म में कहाँ पे, पायरुवेट पे। देन इसके बाद देखो पायरुवेट में टूटेगा और साथ में कुछ एनर्जी मिलेगी। पहले स्टेप्स में एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होती है, इसके बाद तो ये सभी सेलों में कंप्लीट नहीं होगा, ग्लूकोज सभी सेलों में पायरुवेट में टूटेगा, और पायरुवेट में जब टूटेगा तो एनर्जी बहुत कम मिलेगी। इसके बाद फिर क्या होगा, जब नेक्स्ट स्टेप होगा तो उसमें अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है और ऑक्सीजन एब्सेंट है, दो केसेस होते हैं। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है, और लैक्टिक एसिड हमें तुरंत ये मेमोराइज आता है कि लैक्टिक एसिड की वजह से मसल पेन होता है जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं। तो तुरंत अच्छा हैवी एक्सरसाइज क्यों, क्योंकि जब हम बहुत तेजी से काम करते हैं सडन हमारी बॉडी में क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन इतना ज्यादा हैवी नहीं है कि एक्सेस ऑक्सीजन मिले, तो उस समय सेल क्या करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से यानी ऑक्सीजन उस समय प्रेजेंस नहीं मिल पाई, तो ऑक्सीजन अनुपस्थिति में ऑक्सीजन करके सॉरी रेस्पिरेशन करके यहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते, यही लैक्टिक एसिड हमारी सेल्स में स्टोर हो जाती है, जिसको मसल क्रैम्प कहा जाता है। और ये मसल क्रैम्प की वजह से हमारी बॉडी में पेन होता है। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा साइटोप्लाज्म में, एंड नेक्स्ट स्टेप होगा एनर्जी में, लेकिन नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन होती तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं क्योंकि लैक्टिक एसिड बन रहा है और एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, क्योंकि पहला स्टेप हमारा क्या है, ए, ए के बारे में क्या होगा, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म ये तो हो गया,
एंड ऑक्सीजन रिच मसल्स नो, ये आपका गलत, क्योंकि ऑक्सीजन रिच नहीं, ऑक्सीजन प्रचुर पेशियां नहीं कर रहा है, क्योंकि लैक्टिक एसिड में ऑक्सीजन नहीं है। फिर साइटोप्लाज्म, ये भी तो करेक्ट, लेकिन एक सेल का एनारोबिक एक्सप्रेशन होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ पे एक सेल है, ये भी क्या करता है, एनारोबिक एक्सप्रेशन करता है। एनारोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिप्रोडक्शन करना, सॉरी रेस्पिरेशन करना। एंड जो थर्ड फोर्थ ऑप्शन है साइटोप्लाज्म एंड ऑक्सीजन डिफिशिएंट मसल्स, किया इसका करेक्ट ऑप्शन डी हुआ कि ऑक्सीजन जिनके पास ऑक्सीजन की कमी, ऐसे मसल्स ऑक्सीजन की अप्रभावी पेशियों के द्वारा होता है। ये पूरा आप नीचे देख सकते हैं, पूरा आपका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आगे के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, which of the following rules do not constitute a food chain, यानी निम्न के में से कौन सा समूह कोई आहार श्रृंखला नहीं बनाता। आहार श्रृंखला नहीं बनाता, आहार श्रृंखला आपको पता होगा। आहार श्रृंखला के बारे में आपने एक्सप्लेनेशन में लिखा, फूड चेन सो दैट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर टू टॉप कंज्यूमर। अगर इसका हिंदी में आप देखेंगे, हिंदी में ये लिखा हुआ है नीचे जस्ट, यानी खाद्य श्रृंखला ऊर्जा के स्थानांतरण को दर्शाती है, जो इस क्रम में होता है, उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक और शीर्ष उपभोक्ता, या इसे तृतीयक उपभोक्ता भी कहा जाता है। तो इस क्रम में हमेशा वन वे एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। वन वे का मतलब है कि यहाँ पर आप प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टॉप कंज्यूमर के बीच में एनर्जी का सर्कुलेशन होगा, रिवर्स कभी भी एनर्जी सर्कुलेट नहीं होगी। ओके, तो ये हमारे क्या हुआ, जो कंज्यूमर किस तरीके से फूड चेन होती है। वापस आप फिर से ऑप्शन देखते हैं आप नीचे इसका, यानी हमें देखना है कि इनमें से कौन सी आहार श्रृंखला नहीं है। तो अगर बात करें यहाँ पे पहला ऑप्शन वोल्फ, रैबिट, ग्रास, लायन। अगर हम यहाँ पे बात की जाए तो इनमें देखो ग्रास, ऑब्वियस अगर बात की जाए वोल्फ भी है, रैबिट, ग्रास, तो घास को कौन खाएगा, घास को भेड़ खाएगी। यहाँ पे जो ये एक ऑप्शन यहाँ पे डियर को कौन खाएगा, डियर को आपको वोल्फ यानी भेड़िया खा लेगा, और भेड़िए को फिर कौन खाएगा, लायन। तो इस तरीके से ये ऑप्शन तो आपकी फूड चेन का फॉर्मेशन कर रही है। यानी पहला ऑप्शन क्या हुआ, घास यानी घास, घास को खाएगा खरगोश, खरगोश को खाएगा भेड़िया, और भेड़िए को खा लेगा शेर। यहाँ पे फूड चेन बन रही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो आपको पॉसिबल है। अब बात करते हैं सेकेंड, प्लैंकटन, मैन, ग्रासहोपर, फिश, फ्लावर, मानव, टिड्डा एंड मछली। अब ध्यान समझिएगा, ये जो फूड चेन है, ये फूड चेन में जो प्लैंकटन है, ये वाटर में पाए जाने वाले एनिमल, जबकि मैन, ग्रासहोपर एंड फिश तो आपका ऑब्वियस है वाटर बॉडीज है, लेकिन यहाँ पर ग्रासहोपर इस फूड वेब में या फूड चेन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ग्रासहोपर प्लैंकटन को खाने नहीं जाएगा, ग्रासहोपर तो ये घास फूस प्लांट को खाएगा, तो ये वाली फूड जो फूड चेन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। फिर तीसरी अगर बात करें, हॉक, ग्रास, स्नेक, ग्रासहोपर, फॉक्स, बाज, घास, सन, टिड्डा एंड मेढक। अब इसे देखिए, घास है, घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा, टिड्डा यानी टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक खाएगा, मेढक को खाएगा सर्प, और सर्प को खाएगा बाज। यहाँ भी देखो पूरी पॉसिबिलिटीज है, यानी ग्रासहोपर किसको खाएगा, ग्रास को, और ग्रास को कौन खाएगा, सॉरी ग्रास को ग्रासहोपर खाएगा, और ग्रासहोपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, और स्नेक को हॉक खाएगा। पॉसिबल है, यानी आपकी थर्ड भी पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन में, यहाँ पर है ग्रास, स्नेक, वोल्फ, टाइगर। अब यानी अच्छा, ग्रास तो है प्राइमरी कंज्यूमर है, बट इसमें घास को खाने वाला कोई नहीं दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर बात की जाए, ग्रास को स्नेक ना खा सकता, ना ही वोल्फ खा सकता, ना ही टाइगर खा सकता है, तो यह भी पॉसिबल नहीं है फूड चेन। फोर्थ ऑप्शन में इसके कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुए, फर्स्ट हमारा हुआ, सेकेंड ग्रास हुआ, थर्ड, यानी फर्स्ट और सेकेंड
फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। ए बी, ये ऑप्शन आपका सी है और इसका सी ही करेक्ट होगा। ये आगे नंबरिंग आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चलिए, अब इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपके लिए आगे भी हेल्पफुल करेगा। जो भी डायरेक्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि फूड चेन क्या होती है, और आप फूड वेब से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उनको भी आप लोग तैयार कर के रखिएगा। आई होप ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं। फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे कह रहा है द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी। याद रखिएगा, क्या क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी इन विच नॉट कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी बाय द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। देखिए, जो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा कन्वर्ट नहीं की जाती है। अब इसकी बात समझिए, यहाँ पर नॉट कन्वर्टेड वर्ड पूछ रहा है। मान लेते हैं कोई हमारा एक प्लांट है, प्लांट के पास बहुत सारी सन के द्वारा एनर्जी आ रही है। हम मान लेते हैं सन के पास से 100 किलो जूल एनर्जी आ रही है, और उसमें से जो प्लांट है वो ओनली 1% एनर्जी को ही कन्वर्ट करेगा अपनी फूड साइकिल में फोटोसिंथेसिस के थ्रू। जो हमारी 99% एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन प्लांट नहीं करेगा, यानी पादपों द्वारा लगभग कितने परसेंट खाद उसमें परिवर्तित नहीं होता है। तो 90% जो लाइट है उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे चलें। अब हमारा है ये असर्शन रीजन है। तो यहाँ पर आपको मालूम 4 कथन में कितने कथन, पहला कथन क्या होगा जिसमें से आपके दोनों ट्रू होंगे और करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और बी वाले में क्या क्या होगा, वो ट्रू होंगे बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, और सी असर्शन रीजन का होगा। तो आगे चलते हैं, पहला हम असर्शन रीजन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका असर्शन रीजन है। चलिए, देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए assertion, देखो, a human child bears all the basic features of human beings। मानव संतान में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि जितनी भी हमारे प्रॉपर्टीज होती हैं, हमारी आंख कैसी होगी, हमारी नाक कैसी होगी, ये सब कहीं न कहीं हमारे पेरेंट्स से, हमारे फोर फादर से, हमारे माता पिताओं से हमें मिलता है। मम्मी और पापा दोनों तरफ के फोर फादर या हमारे डायरेक्ट पेरेंट्स जाते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, इट लुक्स एग्जैक्टली, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट्स। नो, ये बात तो सही है। एग्जैक्टली ये कैसी बात हो गई, हम क्या एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की? नहीं, हमारे में वेरिएशन भी होता है। क्यों? क्योंकि हम जो ह्यूमन बींग्स है वो बाइसेक्सुअल, यानी बाकी दो पेरेंट्स की हैं, मेल एंड फीमेल, और दोनों की जेनेटिक है तो कुछ वेरिएशन पॉसिबल ही है। तो ऑब्वियस है, हम एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं, सिमिलर वर्ड अगर होता तो सही होता। यहाँ पे सिमिलर तो दिखती है बट एग्जैक्ट नो। तो सेकंड स्टेटमेंट यानी रीजन हमारा गलत हुआ, असर्शन हमारा सही हुआ। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, आपको इसका एक्सप्लेनेशन से ये देख सकते हैं, आपका इधर इंग्लिश का, ये साइड में हिंदी का पूरा रीजन लिखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ओके आगे चलते हैं। फिर हमारा जो अच्छा एक और असर्शन रीजन है, अब इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगिन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980, यानी 1980 में वायुमंडल में ओजोन की परत में तीव्रता से गिरावट आने लगी। बिल्कुल सही, ओजोन परत में जो अच्छा ये ओजोन परत, अब आपने अगर पढ़ा होगा तो वहां पे ध्यान दिया कि ओजोन परत जब कार्बन सीएफसी गैसेस, कार्बन फ्लोरो गैस का प्रोडक्शन हुआ, उसकी वजह से ये ज्यादातर रेफ्रिजरेटर में यूज की जाने वाले एजेंट थे। तो इसका एनवायरमेंट में डायरेक्ट, क्योंकि हम अपने देखे हुए कि जो ह्यूमन होते हैं वो विदा केयरफुली इसको मैनेज नहीं करके डायरेक्ट एनवायरमेंट में रिलीज कर दे रहे थे, जिसकी वजह से ओजोन जो लेयर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में कि जो यहाँ पे जो पोल में हमें ओजोन लेयर डिप्रेशन देखने को मिला था। तो ये तो आपका सत्संग सही है, क्योंकि 1980 के दशक में ये काफी ज्यादा इसको अक्सर देखने को मिला था। दूसरा कह रहा था ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन विथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। यस, ये भी सही है। आप ये डायग्राम नीचे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ओजोन है
जब सन के द्वारा यूवी रे जाती है तो O2 दो ऑक्सीजन टूटता है, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन ऑलवेज O2 के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे यूवी रे एक साथ ऑक्सीजन एटम को तोड़ के दो में तोड़ देगा, और ये एक ऑक्सीजन O2 के साथ कंबाइन होके O3 यानी तीन ऑक्सीजन एटम में कंबाइन होगा, जिसको हम ओजोन बोलते हैं। और ये एटमॉस्फेयर में हमारे एक लेयर जैसे, एक ब्लैंकेट के जैसे काम करती है, जो सन से आने वाली यूवी रोज से हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें बचाती है। ओके, तो इसमें आप ये भी है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती थी, या इसके सिमिलर और बहुत सारी गैसेस जो ओजोन लेयर को डिप्लेशन की कैटेगरी में लेके गई थी, क्लोरीन एटम्स दैट डिस्ट्रॉय ओजोन मॉलिक्यूल्स। अब ये गैस को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। ओके, अच्छा, वापस आते हैं अपने तो हमारा इसका असर्शन करेक्ट हो गया, एंड एटमॉस्फेयर ड्रॉप्स ऑफ, ये असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है जो ड्रॉप शार्पली यानी गिरावट की, जबकि रीजन में बात कर रहा है उसके फॉर्मेशन की, वो बनती कैसी है। क्या दोनों एक दूसरे के रिलेटेड नहीं? असर्शन में बात हो रही है उसके बिगिनिंग की, कैसे वो शुरू हो रही है, सॉरी, असर्शन में बात करें उसकी गिरावट की, उसके टूटने की किसी, लेकिन जब रीजन में बात हुई वो बनती कैसी है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेशन है, इस वजह से असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट, एंड इसका ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है अभी हमने एमसीक्यू से थे, अब यहाँ से स्टार्ट हो गए हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले, ड्रा लेवल डायग्राम टू शो डिफरेंट स्टेज ऑफ बिल्डिंग इन हाइड्रा, यानी नामांकित आरेख खींचकर हाइड्रा में मुकुल के विभिन्न चरण, मुकुलन के विभिन्न चरण को दर्शाइए। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है। अब ध्यान देखिए, हाइड्रा का डायग्राम भी डायरेक्ट खींचा, तो आपको पहले डायग्राम बनाना होगा। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, आपकी जो हाइड्रा है, हाइड्रा में यहाँ पे बड जनरेट होना शुरू हुआ, जिससे पेरेंट हाइड्रा, ये हमारा पेरेंट हाइड्रा से बड निकला, बड धीरे धीरे ग्रो करेगा, और यही बड आगे चल के एक काफी मैच्योर होने के बाद न्यू बड फॉर्मेशन होगा। इसी न्यू बड को हम नए प्लेस में लगा देंगे, तो हमारा एक नया हाइड्रा मिल जाएगा। तो अब इसका पूरा स्टेप वाइज यहाँ पे देखिए, पूरा कैसे हम एग्जाम में लिखी, डायग्राम तो बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते इतना, तो स्टेप वाइज पूरा आपको लिखना है। पहला इनिशिएशन ऑफ बड, यानी कली का निर्माण होगा, क्योंकि चरण वाइज आप पूरा लेवल से हमने दिखाया, तो ठीक है। तो इनिशिएशन बड हुआ, स्मॉल बड अपीयर्स ऑन द बॉडी वॉल, देन पेरेंट हाइड्रा, यानी माता हाइड्रा के शरीर के विभिन्न जो भित्ति पर एक छोटी कली निकलेगी। आपने कली ये देखा होगा, ये पहली कली निकली, एक छोटी सी कली यहाँ से ग्रो होना शुरू हो गया। इसके बाद फिर हम बात करें यहाँ पे, जो इट इज अ फॉर्म ड्यू टू द रिपीटेड मिटिक डिवीजन ऑफ बॉडी सेल, यानी ये माइटोसिस विभाजन से बनती चली जाएगी। भाई रिप्रोडक्शन माइटोसिस डिवीजन होगा और लगातार ग्रोथ होगी। इसके बाद ग्रोथ ऑफ बड, तो पहला स्टेप इनिशिएशन ऑफ बड, दूसरा ग्रोथ ऑफ बड, तीसरा मैच्योर ऑफ बड। यहाँ पे कली की वृद्धि, फिर परिपक्व कली और अलग होना। तो ये हमारे पूरे स्टेप होंगे, और इन्हीं स्टेप के बेसिस से आपको ये इतने स्टेप लिख लो, ये स्टेप आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में यही आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के डायग्राम प्लस इतना आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा, तब आपको 2 में 2 पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आप लोगों ने होगी। आगे चलते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, besides minimizing the loss of blood, why it is essential to plug any leak in the blood vessel. Name the components of blood which help in the process and state how this component perform this function. Okay, तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि हमें रुधिर की हानि कम से कम होने के अतिरिक्त किसी वाहिका से रक्तस्राव को अवरुद्ध करना, रोकना क्यों अनिवार्य है? रुधिर के उस घटक के नाम लिखिए जो इस प्रक्रिया में सहायता करता है, तथा उल्लेख कीजिए कि इस घटक द्वारा इस कार्य को संपादन किस प्रकार किया जाता है।
तो देखो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन, दो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन, कम से कम होने के लिए वाहिकाओं में रक्त स्राव अवरुद्ध करना क्यों अनिवार्य है, यानी ब्लड को बहने से रोकने की जरूरत क्यों है। दूसरा क्वेश्चन, रुधिर के उस घटक के नाम लिखिए जो इस प्रक्रिया में सहायता करता है। दो क्वेश्चन। और तीसरा, इस घटक का कार्य का किस प्रकार संपादन होगा। 3 क्वेश्चन 2 नंबर में, ये ध्यान दीजिएगा, 3 क्वेश्चन का आंसर नंबर कुल 2 का। जैसे देखो, मिनिमाइजिंग के लिए इसेंशियल कंडीशन क्यों है, कंपोनेंट कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, एंड परफॉर्म फंक्शन कैसे हो रहा है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा ध्यान से, क्या क्या 3 चीजें पूछी, तीनों अलग अलग सेपरेट आंसर दे देना है। तो पहले आंसर बात करते हैं, व्हाई इट इज इसेंशियल, ये जरूरी क्यों है। अच्छा, अगर हमें बॉडी से लगातार ब्लड बहता रहा तो हमारी बॉडी से ब्लड कम हो जाएगा। ब्लड कम होगा तो ऑक्सीजन सर्कुलेशन यानी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कम होगा। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो हम कहीं ना कहीं हमारे जो ब्रेन है, बॉडी के जो ऑर्गन्स है, वो काम करना बंद कर देंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी ब्लड को लीकेज, इसे भी कहा जाता है कि जब भी अगर किसी का एक्सीडेंट हो या कुछ भी एनी हैपेंड कुछ भी हो, तो सबसे पहले अगर बॉडी से ब्लड लीक हो रहा है तो सबसे पहले किसी भी तरीके से उस ब्लड को आउटफ्लो को हमें रोकना चाहिए, जिससे ब्लड में कमी न हो। ओके, तो यहाँ पे देखो पहले व्हाई इट इज इसेंशियल, यहाँ पे देखो व्हाई इट इज इसेंशियल प्लग टू लीक द ब्लड वेसल। तो पहले देखा, बिसाइड द प्रिवेंटिंग द एक्सेसिव ब्लड लॉस, प्लगिंग ए ब्लड वेसल इज इसेंशियल बिकॉज इट प्रिवेंट्स इंट्री ऑफ जर्म। पहला रीजन, इंट्री ऑफ जर्म से एंड पैथोजन इनटू द बॉडी। इट हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा इन्फेक्शन से। इसमें कौन सा कंपोनेंट हेल्प करता है, इसमें जो मेन कंपोनेंट है, ब्लड कंपोनेंट इन्वॉल्व प्लेटलेट, जिसे थ्रोम्बोबायोसाइट कहा जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ इंजरी हुई, यहाँ से तुरंत ब्लड का सर्कुलेशन बाहर हो गया तो उसको कोगुलेशन उसको रोका जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाय मिस्टेक डायग्राम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, आप विजुअल डायग्राम में देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो ये आरबीसी ब्लड बाहर होने लगा तो हमने थ्रोम्बो, जो आरबीसी है थ्रोम्बोबायोसाइट होता है उनके पास, उसके थ्रू ऑक्सीजन का रिएक्शन करके एक जालनुमा स्ट्रक्चर बनाएगा और उसी जालनुमा स्ट्रक्चर से प्लेटलेट जाके फंस जाएंगे और ब्लड धीरे धीरे बाहर निकलना बंद होगा। इसलिए पता है, जब भी ऑक्सीजन थ्रोम्बोसाइटिस क्लॉट के फॉर्म में थक्का ब्लड का बनने लगता है, उसी थक्के की वजह से वहां से ब्लड बाहर जाना रुक जाएगा। यहाँ पे देखो, व्हेन ब्लड वेसल्स इंजर्ड, प्लेटलेट्स गैदर, कौन इसके लिए, प्लेटलेट्स काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को क्लॉट करने के लिए। गैदर एट द साइट ऑफ इंजरी, जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ पे कौन आगे कलेक्ट हो गया, प्लेटलेट, रिलीज द क्लॉटिंग केमिकल, और साथ में कौन सा क्लॉटिंग केमिकल जो वहाँ पे ब्लड का थक्का बनाने में हेल्प करे, ब्लड का थक्का बना देगा फ्रॉम अ ब्लड क्लॉट बाई कन्वर्टिंग फाइब्रोनेजन इनटू फाइब्रिन। क्या, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन को वहां पे कंपोनेंट को डालेगा, जिससे ब्लड अब आगे आउटफ्लो ना हो। दिस क्लॉट सील द वाउंड एंड स्टॉप ब्लीडिंग, ये ब्लड को बाहर निकलने से रोक देगा और ब्लड अब हमारा लॉस नहीं होगा। ब्लड लॉस नहीं होगा तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कई बहुत सारे एक्सीडेंट में इसमें भी देखा गया है, कोई व्यक्ति रास्ते पे जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से ही डेथ कर गई। ये बहुत ज्यादा एक्सीडेंट में, तो जब भी किसी को अगर एक्सीडेंट में ब्लड लॉस हो रहा हो, नहीं ब्लड शरीर से ब्लड बाहर जा रहा है, सबसे पहले उस ब्लड को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर वाउंड हमारा घाव कम है तो नेचुरली हमारी बॉडी उस घाव को रोकने का प्रयास करती है, बट समटाइम्स जो हमारे जो घाव होते बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उसको मेन हम जो बॉडी है फाइब्रोनेजन प्लेटलेट्स वो कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है। ओके, अच्छा अब हिंदी में देख लेते हैं इसका। देखो क्वेश्चन में जो डायग्राम आपको लगाई है एक्सप्लेन करने के लिए लगाया है, तो इसमें डायग्राम आप लोगों को कुछ नहीं बनाना, अगर आप बना पॉसिबल है या बना सकते हो तो आप डायग्राम यहाँ से देख के कॉपी कर सकते हैं। अब इसका हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में क्या होगा। देखो हिंदी में लिखा हुआ, रक्त वाहिकाओं के रिसाव को बंद करना क्यों आवश्यक है। तो देखो, रक्त की हानि रोकने के अलावा यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब रक्त की हानि होगी तो आवश्यक है क्योंकि रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश को रोका जाना चाहिए। शरीर के अंदर कोई जीव कोई इंसेक्ट बैक्टीरिया इंटर न करे, संक्रमण से बचाव हो सकता है,
कि भाई वहां से कोई हमारी बॉडी में संक्रमण जाए और हमें बीमार कर दे। ये घाव भरने में मदद करता है। रक्त में कौन घटक है जो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए हमारे प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल है, जिसे थ्रोम्बोबाइटिस कहा जाता है। चोट लगने में प्लेटलेट्स घायल स्थान पे एकत्र हो जाती हैं और थक्का बनाने वाले रसायन को छोड़ती हैं, और फाइनली वो कौन सा थक्का बनी फाइब्रिनोजन जाल बनकर वहां पे हमारे घाव को भर देता है, और इस तरीके से हमारा घाव उस घाव से ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उसी क्वेश्चन का दो क्वेश्चन से डाला हुआ था ऑप्शन में, आप चाहे ये क्वेश्चन करिए या एक उसमें सेकंड आपको ऑप्शन में दिया था। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज रिलेटिवली स्लोअर देन एनिमल्स। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स क्या है? रिलेटिवली स्लोअर देन इन एनिमल्स। गिव रीजन। तो पादपों की वहन तंत्र प्रणाली जंतुओं के अपेक्षा धीमी होती है, कारण दीजिए। और दूसरा, स्टेट द रोल ऑफ फ्लोएम इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट। जो मटेरियल उसमें कैसे ये हेल्प करेगी। तो यहाँ पे बात की जाए व्हाई इज ट्रांसपोर्ट स्लोअर इन प्लांट, पहले इसकी बात करते हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्लोअर वाले फर्स्ट वाले चांस लेते हैं। देखो, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इज स्लोअर बिकॉज प्लांट डू नॉट हैव लॉन्ग पंपिंग ऑर्गन। पहला, प्लांट्स में कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं होता। वहां पर जो वैसे हमारे पास हार्ट है, हार्ट पूरे ब्लड को पंप करके भेजता है, प्लांट के पास ऐसे कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है। इस वजह से दूसरा, यहाँ पे जो रेस्पिरेशन या वाटर के प्रेशर के द्वारा जाइलम के थ्रू ऊपर वाटर जाता है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है। दूसरा, movement of substances occurs mainly in diffusion and osmosis, translocation with slow process। diffusion यानी higher concentration to lower concentration का मटेरियल मूव करना diffusion कहलाया। वहीं पे ऑस्मोसिस प्रोसेस यानी नेचुरली जिधर मटेरियल से एक मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर मटेरियल जाना, उसको ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद ट्रांसलोकेशन यानी मटेरियल जहां पर डेंसिटी कम हो गई, हाइयर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की ओर मूव कर रहा होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स के अंदर जो पूरा प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है। लोअर एनर्जी रिक्वायरमेंट कंपेयर टू एनिमल। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, ये भी क्वेश्चन ऐसे किसी पॉइंट्स में दे सकता है कि जो प्लांट्स को लोअर एनर्जी, क्यों लोअर एनर्जी, कि जो हमारे प्रोसेस है कौन कौन से, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड ट्रांसलोकेशन, इसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये नेचुरली अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर देखो सेकेंड वाले पार्ट पूछा है रोल ऑफ, अच्छा इसमें हिंदी में भी आप पहले देख लीजिए, फिर हम सेकेंड वाले पार्ट में चलते हैं। हिंदी में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आंसर, पौधों में परिवहन धीमा क्यों होता है? तो पौधों में परिवहन धीमा होता है क्योंकि पौधों में हृदय जैसे पंपिंग ऑर्गन नहीं होता। पदार्थों का परिवहन विसरण और परागण द्वारा होता है, जो धीमी प्रक्रिया है। पौधों की ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। ओके, इसके बाद फिर जो सेकेंड क्वेश्चन है रोल ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम का इसमें क्या रोल है? तो आपको पता होगा कि प्लांट्स के पास दो टाइप के टिश्यूज हैं, यानी ऊतक हैं। ये दो टाइप के ऊतक कौन? वन इज जाइलम, अनदर इज फ्लोएम। तो ये आपका फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और ये पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये ट्रांसलोकेशन ऑफ सोर्स, यानी एक जगह दूसरे जगह जहां पे भोजन कम होगा उस पोर्शन में भोजन ट्रांसलोकेशन के थ्रू जाएगा। जबकि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है ये ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू ग्राउंड से अप लीफ तक लेके जाते हैं। इसमें किसकी बात की है? फ्लोएम की। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट क्या करता है? फूड की, शुगर एंड जो कहाँ पे बनता है? लीफ के पास से। लीफ के पास से शुगर का बन के प्लांट पूरे प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन होता है, रूट हो गए, स्टेम हो गए, हर जगह जाएगा। इसके बाद इट कैरीज फूड, किस लिए हमें, अच्छा प्लांट को भोजन की जरूरत किस लिए है? ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, स्टोरेज ऑर्गन, रूट, फ्रूट्स एंड सीड्स, ट्रांसपोर्ट कैन अकर्स इन बोथ डायरेक्शन। ट्रांसपोर्ट दोनों डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जबकि जो जाइलम होता है वाटर,
फ्यूल ट्रांसपोर्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। फ्लोएम अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होगा। जाइलम जल का, क्योंकि रूट से अपर पोर्शन की तरफ ही केवल इसको जाना होगा। अब हिंदी में आप देख लीजिए, फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन का परिवहन करता है। यह भोजन को वृद्धि वाले भागों, संग्रह अंगों, जड़, फल, बीज तक पहुंचाता है। भोजन का परिवहन दोनों दिशा में होता है। आई होप ये आपको आंसर पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलें। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 12, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। क्या बात की है कि भाई जो केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का हमारे फील्डों में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ये भी आपको तो क्वेश्चन। प्रेजेंट टाइम में आपने देखा है कि पहले देखो हम जितनी भी क्रॉप करते थे वो नेचुरली तरीके से करते थे, बट धीरे धीरे जिससे प्लांट में बहुत सारे इंसेक्ट यूज होने लगे, तो ग्रीन रेवोल्यूशन इनहेरिट करने के बाद से ऐसे बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का यूज होना शुरू हो गया, जो कहीं ना कहीं हमारे जो लैंड है उसको इफेक्ट डालने लगे। कृषि में रसायनों और कीटनाशकों के उपयोग पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एडवर्सली अफेक्ट द, किसको, इन्वायरमेंट को, किस तरीके से, सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन को आता है। हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो सॉइल पोल्यूशन होगा। सॉइल पोल्यूशन मतलब मिट्टी खराब होती चली जाएगी, मिट्टी और जल का प्रदूषण करेंगे। केमिकल्स सीप इनटू द सॉइल एंड रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी, ज्यादा केमिकल्स डालने से मिट्टी के अंदर केमिकल्स जाएंगे, ज्यादा केमिकल सॉइल एसिडिक बेसिक नेचर पे कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी ग्रोइंग कैपेबिलिटी कम होती चली जाएगी। रन ऑफ टेरिस, अगर जो पानी, जब भाई देखो बारिश का सीजन होगा तो फील्ड से वाटर फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा तो पेस्टिसाइड रन आउट होंगे, रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर, कॉजिंग वाटर पोल्यूशन, जो किसको इफेक्ट डालेंगे, वाटर पोल्यूशन को। हार्म टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, पेस्टिसाइड्स किल बेनिफिशियल इंसेक्ट लाइक बीज, अर्थवर्म्स। टॉक्सिक केमिकल्स accumulate in food chains causing biomagnification, harming animals and humans। ये सब चीजें होंगी। causing biomagnification, ये भी याद रखिएगा। बायोमैग्निफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें मोस्ट ऑफ द जो केमिकल बाई पेस्टिसाइड्स है, हम पेस्टिसाइड्स को इनहेल करते जा रहे हैं, कंज्यूम करते जा रहे हैं। धीरे धीरे वही पेस्टिसाइड हमारी बॉडी सेल में स्टोर होती जाएगी। बॉडी साइड में हमारे देखो, जैसे मान लीजिए घास को खरगोश खा रहा है या डियर खा रहा है, वही डियर के बॉडी में ये केमिकल पेस्टिसाइड स्टोर होंगे। फर्दर उस डियर को एक सेकेंडरी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, उसकी बॉडी में भी पहुंच जाएंगे, तो उसके अंदर भी केमिकल पहुंच गए तो वो भी कहीं ना कहीं इसके प्रभाव में आ जाएगा। तो हेंस एक्सेसिव यूज ऑफ द एग्रीकल्चर केमिकल्स कॉजेस लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल डैमेज, जो एक लंबे समय से हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये हिंदी वर्जन में आप देखें, हिंदी में क्या देखो, कृषि में रसायनों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से पर्यावरण पर निम्नलिखित दुष्प्रभाव पड़ते हैं। पहला, रसायन मिट्टी में मिलकर उसकी उपजाऊ शक्ति कम कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है, वर्षा जल के साथ बहकर ये नदियों, झीलों और भूजल को प्रदूषित कर देते हैं। जीवों में कीटनाशक उपयोगी कीटों जैसे मधुमक्खी कीटों को मार देते। भाई पेस्टिसाइड से कितनी जहरी है, कीड़ों के अंदर गए उनको किल करने लगी, कीटों के अंदर किल करने लगी। ये रसायन खाद्य श्रृंखलाओं में जमा होकर जैव अवर्धन करती हैं। जैव अवर्धन को बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। ध्यान रखिए, बायोमैग्निफिकेशन कीड़े भाई जो हार्बिवोरस है उनकी बॉडी में, हार्बिवोरस को खाने वाले कार्निवोरस उनकी बॉडी में चली गई, तो कहीं ना कहीं ये साइकिल चल रही होती है और इसी साइकिल को ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर कर जाती है। इसलिए कृषि में रसायनों का उपयोग थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में करना चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13, द प्लांट्स हैव नाइदर आर नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स even then they respond to stimuli. For example, the leaves of chewing me touch me not plant when touch begin to fold up and drop. पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता और न ही पेशियां होती, फिर भी वो उद्दीपन के अनुक्रिया करती है। अगर हम टच करते हैं
तब भी उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया अपनी देंगे। जैसे आपने चीनी के यहाँ पे इमेज, ऐसे अगर हम चीज को टच करेंगे, टच करते ही ये पत्तियां आपस में बंद होने लगती हैं। क्या इनके पास कोई नर्व सिस्टम है? क्या ये इनके पास मसल्स हैं जिसको मूव करे? फिर भी ये सेंस कर रही हैं। ठीक है, 6 मिनट में पत्तियों स्पर्श किए जाने पर मुड़कर मुरझा जाती हैं। ये पैराग्राफ दिया हुआ, बताया हुआ स्टेटमेंट एक तरीके से दिया हुआ है। अब इसे हाउ इज द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड इन द टच मी नॉट प्लांट्स। टच मी नॉट प्लांट्स में ये इंफॉर्मेशन कैसे करने और पहला क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट इनेबल्स द प्लांट cells to bring out the observable response। पादप कोशिकाओं को दर्शनीय अनुक्रिया करने की कौन बनाता है? यानी ये जो सेंस है उसका कौन उपयोग बनाता है? तीसरा, डिफरेंशिएट द मूवमेंट मेंशन्ड अबव द मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट्स। यानी मटर के पौधों में प्रतानों की गति के बीच का अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम आंसर देखते हैं कि कौन सा, डोंट टच मी नॉट प्लांट का। तो इसमें देखिए जो टच मी नॉट प्लांट है, ये देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स का है। इसमें 1 मार्क्स का नहीं, आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी। एग्जाम में अगर आप बेकार का एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। टाइम भी कंज्यूम होगा, टाइम भी मैनेज करना है। देन वी हैव टू पॉइंट राइट आंसर पॉइंट पर। तो यहाँ देखो हाउ टू इन्फॉर्म, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझने के लिए दोबारा लिखे, एग्जाम में आपको दोबारा क्वेश्चन नहीं लिखना है, ये आपको ओनली एक्सप्लेनेशन कि भाई ये पॉइंट इसका आंसर है। यहाँ पे इन प्लांट इन्फॉर्मेशन इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय नर्व्स, क्योंकि नर्व सिस्टम के पास नहीं है तो नर्व से नहीं जाएगी। द स्टिमुलस यानी टच, स्टिमुलस यानी टच कम्युनिकेट द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। किसके द्वारा? इनके पास इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स के थ्रू केमिकल सब्सटेंस बनेगा, उसके थ्रू मूव करेगा। ट्वेल्व फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में मूव करेगी। दीज सिग्नल मूव थ्रू प्लांट टिश्यूज, किसके थ्रू मूव करेंगे? प्लांट टिश्यूज, कॉजिंग अ रैपिड रिस्पॉन्स, जो एक बहुत तेजी से रिस्पॉन्स वहां पे देगा। देखो पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होती है, इस पर की सूचना रासायनिक विद्युत संकेतों के द्वारा दूसरी कोशिकाओं तक, यानी एक सेल से दूसरी सेल तक इसके केमिकल, रासायनिक और विद्युत के सिग्नल के रूप में जाएगी। ये संकेत पौधों के ऊतकों के माध्यम से फैलती है, जो पौधों के टिश्यूज है उनके थ्रू उनके ऊतकों तक जाती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका बी, व्हाट इज द इनेबल द प्लांट सेल। अब प्लांट सेल के पास जो मटर के पास है, मटर के पास डेंड्रिट्स होते हैं, यानी उनकी जो पतली पतली लताएं होती हैं, उनमें कैसे चीजें मूव होता है, इन वो कैसे सेंस करती हैं। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। जो ये टेंड्रिल्स है, ये पतली सी मटर का जैसे इस तरीके पतली सी लेयर इस तरीके से होगी, ये आप लेयर देख सकते हैं। यहाँ पे भी हमने टेंड्रिल्स को बना रखा है, तो उसका मूव करने का तरीका क्या होगा? देखो, व्हाट इनेबल्स द प्लांट सेल टू ब्रिंग आउट द ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्स। हिंदी में से दृश्य प्रतिक्रिया कैसे उत्पन्न होती है, यानी वो कैसे देखेगी कि किधर मेरे को, या उसके पास जो जो मटर की जो रूट्स होती है, ये कहीं कि किसी के सपोर्ट से ऊपर मूव कराती है, तो वो देख तो पाएगी, उसकी आंख तो होगी नहीं, तो कैसे वो चीज को सेंस करेगी, कैसे देखेगी किधर मुझे जाना है। इसके लिए उसके पास क्या होता है? द रिस्पॉन्स इज अकर्स ड्यू टू द चेंज इन टगर प्रेशर, यानी टगर प्रेशर, यानी जैसे वो दीवार की तरफ टच होगी, तो जिस तरफ से वो टच हो रही होती है उस तरफ वाटर प्रेशर बढ़ता है, तो वाटर प्रेशर के टगर के थ्रू उसका रिस्पॉन्स वहां पे मिलेगा। When touched, water moves out of certain cell, यानी उस सेल से दूसरी तरफ वाटर मूव करेगा। सेल लॉस प्रेशर एंड बिकम्स फ्लैसिड, जो सेल प्रेशर को लॉस करेगा और खुद ढीली हो जाएगी, टच नहीं हो जाएगी, ढीली। और दिस कॉजेज द लीफ टू फोल्ड द ड्रॉप, यानी इसी की वजह से ये मतलब कि कहीं एक सपोर्ट है, यहाँ लीफ गई, अब इसके रिस्पेक्ट में टच हुआ, टच होने के बाद फिर यहाँ पे प्रेशर से एक तरफ कम हुआ, दूसरी तरफ प्रेशर ज्यादा। अब मान लीजिए इधर यहाँ पे पहुंची, टच कर ली, इधर प्रेशर कम हुआ, इधर ज्यादा, इधर ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा, और इस तरीके से लीफ उसकी मतलब उसको सराउंडिंग से रोल करेगी। यानी यहाँ पे कोई रेस्टिव है,
इस पे इस तरीके से रोल करते हुए स्टेम उसको पकड़ लेगी। तो डेंटिल कैसे काम करता है? वाटर के प्रेशर के डिफरेंस के थ्रू। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें तीसरा जो क्वेश्चन था ये था डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट ऑफ जो टच मी नॉट प्लांट एंड मूवमेंट इन डेंटिल्स इन ट्री प्लांट, दोनों का डिफरेंस पूछिए। तो देखो टच मी नॉट प्लांट में कॉजेड बाय टच स्टिमुलस, डेंटिल्स में कॉजेड बाय टच कॉन्टेक्ट विद सपोर्ट, ये सपोर्ट के लिए होता है, ये मूवमेंट को दिखा रहा है कि भाई टच कोई कर रहा है वो बंद बांध कुछ कोई और होने, यहाँ पे वो सपोर्ट के लिए भाई जो मटर है वो किसी न किसी हार्ड सरफेस से आपको सपोर्ट दिलाएगी। ये जो सपोर्ट होगी कहीं एक हार्ड सरफेस सपोर्ट देगी जो आपको ऊपर जाने में ग्रो करने में हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट है वेरी फास्ट मूवमेंट, बहुत तेजी से मूव करता है, जबकि ये डेंटिस मूवमेंट बहुत स्लो। वो आपको डेंटिस को अपने देर ज्यादा मेजर करते हैं, एक दिन 2 दिन 3 दिन की उसकी डिफरेंस मिलेगी, जबकि जो टचमी नॉट प्लांट है तुरंत उस मूवमेंट को दिखा देती है ड्यू टू ट्रिगर प्रेशर। ये जो टचमी नॉट प्लांट ये प्रेशर को जैसे आपने टच किया तो कुछ प्रेशर वहां पे गया, कुछ प्रेशर के रिस्पॉन्स तुरंत आपको देगी, जबकि यहाँ पे ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ, यानी ये अनइक्वल ग्रोथ होती है, जरूरी नहीं किसी डायरेक्शन में, किसी जिस डायरेक्शन में इसकी क्वांटिटी है उसी डायरेक्शन में ग्रो करेगा। नॉन ग्रोथ मूवमेंट है, ये ग्रोथ मूवमेंट है, क्योंकि भाई जितना ग्रो करे उतना होगी। ये भाई आपने टच किया प्लेट बंद होगी फिर वापस हो जाएगी। यहाँ पे डिफरेंट देखो स्पर्श के कारण होता है, सहारे के संपर्क से होती है, बहुत तेजी होती है, बहुत धीमी होती है, टर्गर दबाव परिवर्तन होता है, असमान वृद्धि होती है, अवृद्धि नॉन ग्रोथ है, ग्रोथ वाली है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द क्रोमोसोम गुणसूत्र क्या है? अब क्रोमोसोम गुणसूत्र की बात की जाए तो क्रोमोसोम ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्चुअल में इसमें 3 क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो व्हाट इज क्रोमोसोम, इट एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए कंटेंट ऑफ स्पीशीज इन इंश्योर द सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और अच्छा, 2 ही क्वेश्चन थे इसमें, 3 मार्क्स में 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन मेजर के ऊपर है, इसकी बात करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन व्हाट आर क्रोमोसोम, डायरेक्ट आपसे क्रोमोसोम पूछा, यही वो है क्रोमोसोम जो प्लांट्स के सॉरी जो हमारी सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करके नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जरूर ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ सेल, जहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ सेल के पास होती है, ये कोशिका नाभिक में पाए जाने वाली धागे जैसी संरचनाएं हैं, दे मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। आप देख सकते हैं धागे लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे, यानी इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका ऐसे स्ट्रक्चर होगा और इनके बीच में इस तरीके से जुड़ा होता है थ्रेड लाइक पूरी तरीके से। अगर हम इसको क्रोमोसोम से ऐसे इस तरीके से क्रोमोसोम पड़ा होता है, लेकिन अगर इसको हम फैलाएं तो बहुत बड़ी स्ट्रक्चर के रूप में आएगी। Chromosomes carry genes which contain hereditary information passed from parents to offspring. ये सारी hereditary information parents से offspring में जाती है। They become clearly visible during cell division. ये जब सेल डिवीजन जो कोशिकाओं का विभाजन होता है उस समय प्रॉपरली हमें विजिबल होती है। गुणसूत्रों के जीन होते हैं, वंशानुगत गुणों को निर्धारण करती है, पेरेंट्स से डॉटर सेल पे जाएगी, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ओके, ये तो आई थिंक 1.5 मार्क्स स्टार्टिंग इनफ है। इसके बाद फिर आगे चलें। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ब्रीफली हाउ स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए कंटेंट ऑफ स्पीशीज इज इंश्योर्ड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिव ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिव ऑर्गेनिज्म ये कैसे डिवाइड होता है, यानी व्याख्या कीजिए कि लैंगिक जनन सेक्सुअली वाले जीवों में प्रजातियों में डीएनए की मात्रा एक स्थली किस एक स्थायित्व किस प्रकार सुनिश्चित करती है, यानी स्थायित्व वो कैसे स्टेबिलिटी देती है। तो देखो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल का डिवीजन होता है, तो यहाँ पे पहले मियोसिस के थ्रू अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी स्पर्म एंड ओवम जब बनते हैं तो मायोसिस प्रोसेस आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे जो सेल है मायोसिस डिवीजन करता है। पहले यहाँ पे देखो एक सेल, ये उनकी क्रोमोसोम सेपरेट हुए, वहां से उनकी डॉटर सेल यहाँ पे देख सकते हैं दो, इनके 2 पेयर में बने तो 2 से 4 हो गए। ये अब ये फर्दर डिवीजन होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 2 सेपरेट हुए, 2 से ये हाफ हाफ हो गए,
यानी पहले एक सेल, ये सिंगल सेल दो सेल में, सिंगल सेल टू सेल में बनती है और यही टू सेल फाइनली फोर सेल में कन्वर्ट होती है। यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे क्रोमोसोम्स आपके हाफ हो जाती हैं। यानी अगर यहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स 100 हैं तो यहाँ भी क्रोमोसोम्स 100 होंगे। सॉरी, अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 24 यहाँ भी होंगे, 24 यहाँ पे होंगे, और इस केस में यहाँ पे 12 क्रोमोसोम्स, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। तो ये जिसकी वजह से जब फर्दर फर्टिलाइजेशन होगा उस समय इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे होगा मायोसिस रिड्यूस द क्रोमोसोम्स नंबर टू हाफ, यानी हाप्लॉइड गैमेट्स होता है, वो अर्धसूत्रों की आधी हो जाती है। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज एंड रिस्टोरिंग द डाइप्लॉइड क्रोमोसोम। जो मेल एंड फीमेल फिर से फ्यूज करेंगे और फिर से अपने क्रोमोसोम्स को डाइप्लॉइड कंडीशन में वापस ले आएंगे। दस और ओरिजिनल डीएनए कंटेन्स एंड क्रोमोसोम नंबर ऑफ द स्पीशीज रिमेन कांस्टेंट, जिस वजह से फिर से उस स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो 12 और 12 ये दोनों 12 इसके पास मेल से आए, 12 फीमेल से आए और दोनों मिलके आपके 24 क्रोमोसोम बन गए, फिर से कांस्टेंट हो गया। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस द्वारा युग्मन होता है। निषेचन के समय नर और मादा युग्मक मिलते हैं, इससे गुणसूत्र की संख्या फिर से समान डिवाइड हो जाती है और ये नेक्स्ट पीढ़ी में मात्रा स्थिर कर देती है, यानी जो डीएनए है उसे फिक्स क्रोमोसोम हो जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है या फिर राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो पार्ट के बारे में पूछ लिया है, यहाँ पे कौन कौन से ओवरी, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस। ओके, अंडवाहिका यानी फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय और गर्भाशय के बारे में पूछा हुआ है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारी होती है यूट्रस, एंड ये जस्ट हमारा होगा, यहाँ पर हमारे होते हैं ओवरी, सॉरी ये हमारी ओवरीज हो गई, दोनों साइड ओवरीज हैं, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब, ये ध्यान, ये फैलोपियन ट्यूब, वो साइड फैलोपियन ट्यूब, ये वही प्लेस है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये यूट्रस होगा, यानी जहाँ पर हमारा बेबी 9 मंथ तक ग्रो कर रहा होगा, और ये ओवरी जहाँ पर हमारे एग्स रखे हुए हैं। फीमेल में एक बर्थ के टाइम में होता है, जो पीरियड होता है उस समय तो केवल एक मैच्योर होकर आगे आ रहे होते हैं। तो चले अब इनके वन बाय वन राइट द फंक्शन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और 3 क्वेश्चन। अच्छा, 5 मार्क्स में आप ध्यान देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका एक और क्वेश्चन नीचे भी है, तो स्टेट ब्रीफली, तो ये क्वेश्चन भी, तो आप उसी अकॉर्डिंग ये अप्रॉक्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप इनके फंक्शन की ओवरी की पहले बात कर लेते हैं। तो ओवरी की जो बात है, ओवरी ये आपका फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट, यहाँ पे ओवा एक्स रखे हुए हैं, सीक्रेट फीमेल हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, फीमेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे पीरियड्स बोला जाता है, उसको कंट्रोल करती है। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो यहाँ पे अंडाशय क्या काम है, अंडाशय ओवा का निर्माण करती है, स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन स्रावित करते हैं, जो मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करते हैं और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास भी करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फैलोपियन ट्यूब, रिसेसिव द ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवरी, जो ओवरी से क्या रेसिसिव फैलोपियन ट्यूब में ही ओवा से आ रहा होता है, ओवा से एक्स ओवा प्रोड्यूस होगा और नीचे से वेजिना की तरफ से आपका स्पर्म आएगा, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन है फ्यूजन स्पर्म एंड ओवम एंड ट्रांसपोर्ट द फर्टिलाइज नेक्स्ट टू द यूट्रस, अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु से ग्रहण करती है, निषेचन का स्थान है और निषेचित अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाती है। यानी यहाँ पर जब आपका निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इसके बाद यहीं पे आपका कहाँ पे यूट्रस पे आएगा, प्लासेंटा के थ्रू यहीं पे बेबी का प्लासेंटा से हमारे यूट्रस के साथ कंबाइन होगा, तो सारे न्यूट्रिशन उसको मिलेगा, तो यहीं पे 9 मंथ तक ग्रो करेगा। ओके,
अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें है वो यूट्रस के बारे में, जो साइट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर उसको यहीं पे आएगा, यूट्रस में यहाँ पे डेवलप होगा, प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ द प्रोटीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड हेल्प द चाइल्ड बर्थ बाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल से उनको सिकुड़ कर बेबी को ग्रो कराएगी। निषेचन अंडे को आरोपण करेगा, आरोपण यानी प्लासेंटा के साथ जुड़ जाएगा, तो भ्रूण को पोषण और सुरक्षा प्रदान करेगा, प्रसव के समय मांसपेशी के संकुचन में सहायता करेगा। इसके बाद आगे चलते हैं, स्टेट ब्रीफली टू कंट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय ह्यूमन मेल, यानी पुरुषों में नर द्वारा उपयोग की जाने वाली, मेल की बात कर दिया सीधे, हम मेल वाले ही केवल बात करेंगे। द टू कंट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय मेल, पहला एक कंडोम है, दूसरा वैक्सोटॉमी। तो वैक्सोटॉमी एंड कंडोम, तो कंडोम को रबर टिल्ट होती है जो वार्म किया जाता है पेनिस में एंड प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम द एंटरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, के अगेंस्ट हम इसको कर सकते हैं, यानी एसटीडी का ट्रांसमिशन से भी रोकता है, जैसे एचआईवी एड्स है उसको भी फैलने से रोकता है। दूसरा वैक्सोटॉमी एक सर्जिकल मेथड होता है, द वेज डिफरेंस इज कट, इसमें वेज डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम मिक्सिंग विद सेमेन, जिससे सीमेन में स्पर्म मिक्स नहीं होता है, सीमेन तो फीमेल बॉडी के अंदर करेगा, बट यहाँ पे स्पर्म नहीं होगा, स्पर्म नहीं होगा तो ओवर से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। बट एसटीडी यानी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है उसके ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटी इक्वल है, उस पर कोई भी रुक बचाव नहीं होगा। ओके, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप जैसे यहाँ पे देखो मेल का है वैक्सोटॉमी, इसी तरीके से फीमेल में भी एक सर्जिकल मेथड होता है, तो फीमेल के सर्जिकल मेथड को आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, इसका कि फीमेल के जो सर्जिकल मेथड का क्या नाम है। इसके बाद देखो पुरुषों द्वारा कंडोम रबड़ की बनी आवरण जैसी संरचना होती है। ओके, इसके बाद और लिखा शुक्राणुओं और स्त्री जनन तंत्र में प्रवेश से रोकता है, यौन संतति रोगों से भी सुरक्षा देता है, और नसबंदी यानी वैक्सोटॉमी एक शल्य क्रिया है, शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिए जाते हैं और वीर्य शुक्राणु पहुंचते नहीं है। तो ये आपके जो प्रिवेंशन है कि प्रेगनेंसी को कैसे रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, तो आप पहले समझिए सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में आपका स्टेमेन और सेमी फ्लावर के अंदर, याद रखिएगा सेमी फ्लावर का स्टेमेन होगा और सेमी फ्लावर का पेस्टिल होगा, एक ही फूल के अंदर जब क्रॉस पॉलिनेशन हो, जब पॉलिनेशन होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन, बट जब फ्लावर आपका दूसरा है, दो डिफरेंट फ्लावर, दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है, इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। चलिए अब इसका डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो डिफरेंस, सेल्फ पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, बट क्रॉस पॉलिनेशन में पॉसिबिलिटीज है कि सेम वैरायटीज भी हो सकते हैं, बट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट को भी हम यूज कर सकते हैं। डज नॉट रिक्वायर पॉलिनेजर, प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल वेरिएशन, बहुत कम वेरिएशन यहाँ पॉसिबिलिटीज होती है। यहाँ पे एक्वायर एजेंट बहुत ज्यादा है, हो सकता है कि डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटीज या डिफरेंट टाइप की जो कंपोजिशन, जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड के प्लांट्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल येलो पीच यानी पीले रंग के मटर और ग्रीन मटर के बीच पॉलिनेशन या और डिफरेंट टाइप में, ठीक है। प्रोडक्शन मोर वेरिएशन एंड मेंटेन द प्योरिटी ऑफ, यहाँ पे प्योरिटी ऑफ बेसिस सेल्फ पॉलिनेशन है, प्योरिटी ऑफ बेसिस ऑफ नहीं होगी, बट क्रॉस में न्यू वैरायटीज की प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज है। कॉमन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, कॉमन इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को ज्यादातर क्रॉस पॉलिनेशन में देखने को मिलता है। अब हिंदी देखें, स्व परागण यानी एक ही फूल के अंदर का जो पॉलिनेशन है परागण, और पर यानी दो अलग अलग फूलों के बीच में परागण होना। परागण का कार्य का स्थान उसी फूल पर, उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर, परागण का स्थानांतर दूसरे जाति के पौधे के वर्तिकाग्र पर। परागण कारकों को आवश्यकता नहीं है, बट यहाँ पे आवश्यक है क्योंकि अलग अलग फ्लावर के बीच में होना है।
कम विभिन्नता उत्पन्न होती है, यहाँ पे अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है। जाति की शुद्धता बनी रहती है, नई जातियाँ बनती हैं और द्विलिंगी पुष्पों में सामान्य है, एक लिंगी पुष्पों में समान है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर यहाँ पे देखो आइडेंटिफाई द एबीसी। अब यहाँ पे पहचानना है कि एबीसी में कौन सा पार्ट है। तो अगर आपको ये आई थिंक आप देख सकते हैं कि ये पेस्टिल का डायग्राम है। पेस्टिल में आपके 3 पार्ट हो गए। तो 3 पार्ट कौन कौन से? पहले ए है स्टिग्मा, जो दूसरा है स्टाइल और तीसरा है ओवा एम्ब्रियो। ये जो प्लांट से एम्ब्रियो होता है। तो इस पहले हम बात करते हैं स्टिग्मा। इट रिसीव द पॉलन ग्रेन। कहाँ से रिसीव करता है? पॉलिनेशन करके। जब पॉलन ग्रेन होते हैं स्टिग्मा के पास, वहां से जब इसके पास आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा में आता है। दूसरा स्टाइल, इट प्रोवाइड द पासेज, यानी यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन उसके लिए एक रास्ता प्रोवाइड करता है कि पॉलन ग्रेन कहाँ तक पहुंच जाए, ओवरी तक, वहां पे ओवर एक्सिस तक फर्टिलाइज हो जाए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ओव्यूल। ये कहाँ पे रखते हैं? कंटेन द फीमेल स्केमेटिक सेल एंड इट्स साइट वेयर द फर्टिलाइजेशन ऑफ सीड फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे सीड फर्टिलाइजेशन रखे हुए हैं। इसके बाद हम आगे चले। फिर देखो स्टिग्मा यह परागण पॉलन ग्रेन की ग्रहण करता है और उसके अनुकरण के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। स्टाइल वर्तिका इसका परागनली पे अंडाशय तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करता है और एम्ब्रियो जो ओवरी है, ये मादा युग्मक एक सेल उपस्थित होता है, यही निषेचन रहता है जो बाद में बीज का निर्माण करता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट के आधार पर अब हम सारे क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन they are not doing anything particular even when we are just sitting in a class or even sleeping. This maintenance job has to go on. These maintenance process require energy to prevent damage and break down the cell. Okay. इन देखो सभी जीवों का अनुसरण करने के लिए अनुसरण कार्य नियंत्रण होना चाहिए। यह उस समय भी चलते रहना चाहिए जब वो कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे होते। अतः जब हम सो रहे अथवा कक्षा में बैठे होते हैं उस समय भी यह अनुसरण कार्य चलता रहना चाहिए। कोशिकाओं ऊतकों की क्षति और टूट फूट को रोकने तथा अनुसरण प्रक्रियाओं के ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के लिए जीवों के सुपोषी उत्पादक कहलाते हैं। देखो यहाँ सुपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स के बारे में बात कह रहा है। यानी ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, कौन ये ऑटोट्रॉप्स फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? उस प्रक्रिया का नाम परिभाषित कीजिए जिसके द्वारा भोजन का निर्माण होता है। हमें बताना है वो प्रोसेस कौन सा जिसके द्वारा भोजन का निर्माण होगा। तो प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। क्या है प्रोसेस का नाम? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय व्हिच green plants prepare their own food from carbon dioxide and water using sunlight and chlorophyll and release oxygen. वही प्रकाश मिलते वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की स्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाते हैं, ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके रॉ मटेरियल है जो कि सनलाइट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर हो गया, बट ये आपका प्रोडक्ट है ऑक्सीजन और शुगर। इसी तरीके से आप देखो ये नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन है, राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्स इन द एब्व प्रोसेस। इस एब्व प्रोसेस में केमिकल इक्वेशन लिखना है और केमिकल इक्वेशन क्या है? 6CO2 + 6H2O सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और ग्लूकोज और वाटर प्रोड्यूस होगा। ओके गाइस, फिर इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं बी। अच्छा बी हो गया। सी। अब सी पार्ट क्या कह रहा है? स्टेट इन प्रॉपर क्वेश्चन से प्रॉपर सीक्वेंस द इवेंट दैट अकर्स इन सिंथेसिस ऑफ फूड बाय डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसा होता है ध्यान समझिएगा। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वहाँ डेजर्ट एरिया किसे बोला जाता है? डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनके पास पानी की कमी होती है। तो डेजर्ट वाले जो प्लांट पानी की कमी होती है ऑब्वियस है वो क्या करेंगे? वो पानी को बचाने का प्रयास करेंगे।
तो इसलिए अगर देखो डे टाइम पे अगर वो स्टोमेटा को ओपन करके कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करें तो उस समय हो सकता है लॉसेस हो। तो प्लांट डिटेक्ट के प्लांट क्या करते हैं, नाइट के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर कर लेते हैं और डे टाइम पे सनलाइट जब आती है तो फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। यही प्रोसेस यहाँ पे क्या इवेंट अकरिंग इन द सर्फेसिस ऑफ फूड डेजर्ट प्लांट्स। कैसे, पहला स्टेप नाइट रात में क्या करेंगे, स्टोमेटा ओपन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टोर करेंगे ऑर्गेनिक एसिड में। डे टाइम पे क्या होगा, यही जो स्टोमेटा रिमेन होगा क्लोज रहेगा और रिड्यूस वाटर लॉस, पानी की लॉस को नुकसान को बचाएगा। इस वजह से रात में फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब न करने के लिए, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब न करने के लिए रात में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करके रख ले रहा है कार्बनिक कंपाउंड। डे टाइम सनलाइट आई ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देगा और ग्लूकोज स्टोर करके बना लेगा, स्टोर CO2 रिलीज कर देगा, सॉरी कहाँ पे, इनसाइड द लीफ। एंड फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द सनलाइट द क्लोरोफिल CO2 रिएक्ट विद वाटर फॉर्म ग्लूकोज, और वाटर किसके साथ, जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करके ग्लूकोज बना लेगा और ऑक्सीजन मिल जाएगी। ओके, अब हिंदी में देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट है, अच्छा हिंदी का रेगिस्तान पौधों भोजन घटनाओं का क्रम को रात्रि में रंग स्टोमेटा खुलते हैं, CO2 अवशोषित होकर कार्बनिक अम्ल के रूप में स्थित होगी। दिन में क्या होगा, रंग बंद रहेंगे, CO2 मुक्त होगी, कहाँ, जो कार्बनिक फॉर्म में रात में स्टोर हुई थी। और प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन ग्लूकोज बनता रहेगा और ऑक्सीजन निकलती रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन गिवन रीजन व्हाट हैपेंस टू द रेट एट व्हीट। याद रखिएगा, रेट की बात कर रहे हैं, रेट में क्या फर्क पड़ेगा, ग्रीन प्लांट्स के कब भोजन बनाएंगे, कब, पहला ड्यूरिंग डे, क्लाउडी जब बादल होंगे उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, और स्टोमेटा गेट्स ब्लॉक ड्यू टू द डस्ट, अगर स्टोमेटा डस्ट की वजह से ब्लॉक हो गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें अगर हम बात करें, अवश्य जो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है बेसिकली वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। कौन से 3 फैक्टर हैं, पहला है हम कहेंगे CO2 ऑक्सीजन, दूसरा हमारा H2O वाटर और सनलाइट। इन तीनों के प्रेजेंस के जब तीनों प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंस होगा तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। बट अगर किसी की डिफिशिएंट हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस कम होता हुआ चला जाएगा। यहीं पे देखो, ड्यूरिंग क्लाउडी वेदर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज, यानी फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ सनलाइट की कमी होगी। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, सनलाइट की कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी, एसेंशियल फोटोसिंथेसिस भी कम होगा, और लाइट एनर्जी कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज में भी कम कन्वर्ट होगा। अब दूसरा क्या, जब स्टोमेटा में धूल पड़ जाएगी, स्टोमेटा में धूल पड़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन कम होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड कम एब्जॉर्ब होगी क्योंकि डस्ट की वजह से ब्लॉक हो गया है, इसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज, ब्लॉक स्टोमेटा रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ब्लॉक स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को कम अंदर लेके जा पाएगा, इसकी वजह से वहां पे फोटोसिंथेसिस कम हो गई। CO2 is raw material for photosynthesis food preparation का स्लो डाउन, जो उसकी फोटोसिंथेसिस को स्लो डाउन कर देगा। चलिए हिंदी में देखते हैं। देखो, जब बादल नहीं होंगे तो यहाँ पे वही चीज, प्रकाश संश्लेषण दर कम हो जाएगी क्योंकि बादल की वजह से सूर्य के प्रकाश में कमी आएगी, सूर्य के प्रकाश में जब कमी आएगी तो प्रकाश संश्लेषण भी कम होगा। जब रंग धूल से बंद हो जाएंगे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, रंग बंद होने से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कम हो जाता है, CO2 की कमी भोजन निर्माण को धीमा कर देती है, तो ये फैक्टर है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होगी। नेक्स्ट, ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा इसका नेक्स्ट पार्ट होगा सेक्शन बी, हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ओके गाइस।